तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, द इवेंट ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। उससे पहले हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी कि रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है फोटोसिंथेसिस में। और आज पढ़ेंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो किस तरह से जो है उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कहाँ होता है और उसमें बेसिकली होता क्या है, ये पढ़ेंगे। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये पहला फेज़ है, ये फर्स्ट फेज़ है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पर जो एनर्जी है फोटोन की उसको हम कैप्चर करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात हो रही है कि यहाँ पर जो है हम एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि कौन से वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी को कैप्चर करते हैं। हमें पता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और वही मॉलिक्यूल्स उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ स्टोर्ड इन स्पेशल मॉलिक्यूल्स। एनर्जी जो है फोटोन की उस खास मॉलिक्यूल्स में फिर वो स्पेशल मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। एटीपी और NADPH2 जिनको हम एनर्जी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। द एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH2 विल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ATP और NADP, अब इसमें ये भी बताया गया कि लाइट इंडिपेंडेंट जो है फेज़ उसमें क्या होगा कि उसमें ATP और NADPH2 की जो एनर्जी जो कि हमने उनको बनाया था, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, अब उसी एनर्जी को जो है हम यूटिलाइज करके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऑर्गेनेल होता है सेल में। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। हमें पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ग्रेना होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनके मेम्ब्रेन में अगर हम एक ग्रेनम को लें और इसकी अगर हम मेम्ब्रेन में देखें तो ये जो मेम्ब्रेन इसको हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके अंदर वाले पार्ट को हम ल्यूमिन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ताकि इजीली आप आगे के लेक्चर को समझ पाएँ। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे मिलकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम BF और एटीपेज कॉम्प्लेक्स। और कुछ मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान। ठीक है, दीज मोबाइल कैरियर्स आर प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन एंड फेराडॉक्सिन। ये मोबाइल कैरियर्स जो हैं वो प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन और फेराडॉक्सिन है। ये 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, मोबाइल कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ कंटेन स्पेशल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स एट देयर सेंटर्स। तो फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों जो हैं उनमें ख़ास किस्म के जो है सेंटर में एक ख़ास किस्म के क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। These chlorophyll molecules are identical to all other। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की ही तरह होते हैं। ये सारा हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल जो है और कैरोटीनॉइड्स का बेसिकली क्या काम है और वो कैसे जो है उनमें डिफ्रेंशिएट जो है क्या है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। वैसे तो वो आइडेंटिकल है लेकिन डिफरेंस वो किस बात में रखते हैं, तो चेंज इन एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा।
उनके एक स्पेक्ट्रम जो है जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें डिफरेंस होता है, आर ड्यू टू देयर एसोसिएट विद क्लोरोफिल बाउंड प्रोटीन्स। और वो डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उन क्लोरोफिल के साथ बाउंडेड प्रोटीन्स होते हैं, इसकी वजह से उनमें एक डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 700। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जो कि रिएक्शन सेंटर जिसको हम कहते हैं, उसकी मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है वो होती है 700 नैनोमीटर, जबकि फोटोसिस्टम 2 की जो है 680 नैनोमीटर है। इस वजह से हम इनको P700 और P600 भी कहते हैं, और P4 जो है पिगमेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर इस हम पिक्चर को थोड़ा सा देख लें तो इस पिक्चर में हमें क्लोरोप्लास्ट का जो मॉलिक्यूल है इसको दिखाया गया है। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूल है हमारे पास, पूरा जो है हमारे पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल में दिखाया गया कि पूरा सेल है, सेल का एक छोटा सा ये ऑर्गेनल है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट का ये ऑर्गेनल है इसमें जो है ग्रेना पाए जाते हैं, जिसकी एक जो है मेम्ब्रेन को हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जहाँ पर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो कि सोलर एनर्जी जो है फिर इस मेम्ब्रेन पर पड़ती है, जहाँ पर इसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर पूरी बात का अगर हम निचोड़ निकालें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी है उसको हम बेसिकली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH2, फिर जिसको हम यूटिलाइज करेंगे इस एनर्जी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में।